नमस्कार भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। यह वीडियो कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं, बीए, एमए एवं सामान्य कंपटीशन की तैयारी, प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। तो आज हमें इस वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। संघात्मक शासन व्यवस्था के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके विषय में हमें इस वीडियो में बात करनी है। संघात्मक व्यवस्था होती क्या है, संघीय व्यवस्था क्या होती है। संघीय व्यवस्था की तुलना हम एक जॉइंट फैमिली से कर सकते हैं और इकाइयों में हम अलग अलग व्यक्तियों को मान लेते हैं और संघ हम संपूर्ण परिवार को मान लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का या संघात्मक व्यवस्था का निर्माण सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो अलग अलग संप्रभु इकाइयां मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण कर लें। एक शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने ही देश को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि अमेरिका में किया गया। जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ उस समय अमेरिका में 13 कैंटन थे और 13 कैंटनों ने मिलकर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण किया। अतः 13 कैंटन संप्रभुता संपन्न क्षेत्र थे और उन्हें एक होकर और एक बड़े राष्ट्र अमेरिका का निर्माण कर लिया। इसके अलावा जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत ने अपने ही क्षेत्र को अलग अलग 14 भागों में विभाजित किया, तो 14 राज्यों का निर्माण किया और प्रशासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये विभाजन किया गया था। इस प्रकार से संघीय व्यवस्था के निर्माण के दो तरीके हैं। अब हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था क्या है। संघीय व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन केंद्र और राज्यों, केंद्र और इकाइयों के माध्यम से संचालित किया जाता है, जिसमें इकाइयों को कुछ क्षेत्रों में स्वायत्तता प्राप्त होती है। अतः वो कुछ क्षेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार शासन संचालन कर सकती हैं। संप्रभु नहीं होती इकाइयां, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होती है। भारत और अमेरिका के अलावा विश्व में स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है। इन देशों में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। आज हमें भारत की संघात्मक शासन की विशेषताओं के विषय में बात करनी है, लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था अन्य की अपेक्षाकृत कुछ जटिल है। अतः इसमें संघात्मक के साथ साथ कुछ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। उन एकात्मक विशेषताओं के विषय में हम बाद में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे संघात्मक विशेषताओं के विषय में। तो संघात्मक विशेषताओं में पहली विशेषता जो महत्वपूर्ण है वो है शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 246 के अनुसार केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है और इस शक्ति विभाजन में 3 अनुसूचियों का निर्माण किया गया है: केंद्रीय अनुसूची, राज्य अनुसूची और समवर्ती अनुसूची। केंद्रीय अनुसूची में जहां 297 विषय हैं और 97 विषयों पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के जहां 66 विषय हैं और 66 विषयों पर राज्यों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अतः विशेष परिस्थितियों के अनुसार केंद्र सरकार भी कानून का निर्माण कर सकती है। इसके अलावा होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 46 विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार के साथ साथ इकाइयों की सरकार है, अतः राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जहां
इकाइयों के कानून और केंद्र सरकार के कानूनों में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो, उस समय केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। इसके अलावा होती हैं अवशिष्ट शक्तियां, और अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद संख्या 248 के अनुसार केंद्र को सौंपी गई हैं, अतः उन पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। अगला बिंदु है हमारा निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक शासन व्यवस्था की एक अनिवार्य शर्त होती है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। न्यायपालिका का ही कार्य होता है कि केंद्र और राज्य एवं विभिन्न राज्यों या विभिन्न इकाइयों के मध्य जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें निष्पक्षता पूर्वक उनका सुलटारा किया जाए, तो उनका निपटारा किया जाए, उनका समाधान किया जाए। ये न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य होता है। और भारत में न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का भरसक प्रयास किया गया है। और हम देखते हैं कि भारत की जो वर्तमान न्यायपालिका है कुछ हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य भी करती है। भारत की न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका अतः राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वह व्यवस्थापिका द्वारा ही शुरू की जाएगी। अतः जो उन पर महाभियोग जैसी एक पद्धति के माध्यम से उनको हटाया जाता है वह पद्धति व्यवस्थापिका अतः संसद द्वारा ही शुरू की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। इसमें भी केंद्र सरकार स्वतंत्र नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाए। समय समय पर न्यायपालिका ने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अनेक कानूनों को अवैध घोषित किया, अतः कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर एक नियंत्रण लगाने का प्रयास भी किया है। जैसे डाक संबंधी बिल था या ये न्यायिक नियुक्ति आयोग का मामला था। तो इस प्रकार से अनेकों कार्यों को, कार्यपालिका के कार्यों को अवैध घोषित किया, अनेकों व्यवस्थापिका के कानूनों को भी गैर संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अगले बिंदु के रूप में हम बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, अतः भारत में सिर्फ एक और सर्वोच्च संविधान को स्वीकार किया गया है। जहाँ तक अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में केंद्र के अलावा इकाइयों अतः कैंटनों को भी अलग अलग संविधान बनाने की स्वीकृति प्राप्त है। वो अपना अलग अलग अपनी क्षेत्रीय और परिस्थिति के अनुसार अलग संविधान का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ एक कानून हो, एक संविधान होगा। अलग अलग राज्यों इकाइयों को अलग अलग संविधान बनाने की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। केवल विशेष परिस्थितियों के कारण जम्मू कश्मीर को अलग संविधान बनाने का अधिकार दिया गया था, लेकिन अब वो भी नहीं है। अतः संपूर्ण भारत अब एक संविधान से संचालित किया जाता है और वह संविधान सर्वोच्च संविधान है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका या प्रशासन सभी भारत के संविधान से ही शक्तियां प्राप्त करते हैं। अब बात संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के विषय में अगले बिंदु के रूप में हम बात करते हैं एकल नागरिकता। अधिकांश जो संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश हैं उनमें द्वहरी नागरिकता पाई जाती है। एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी होती है राज्य इकाइयों की नागरिकता। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका के व्यक्ति को एक तो अमेरिकी नागरिकता प्राप्त है, तो संपूर्ण देश की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन साथ साथ वो जिस कैंटन का है, माना कि वह न्यूयॉर्क का या फिलाडेल्फिया का है, तो उस एक कैंटन की नागरिकता अलग प्राप्त है। लेकिन भारत में विखंडनकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिए, क्योंकि भारत के विषय में कहा जाता है भारत अनेक राष्ट्रों का एक राष्ट्र है,
अतः इसमें अनेक तरह के भावनात्मक एकताएं पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत में एकल नागरिकता को स्वीकार किया गया, चाहे कोई राजस्थानी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वह उसकी एक ही नागरिकता है, वह नागरिकता है भारतीय। अमेरिका या अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाओं की तरह भारत में दोहरी नागरिकता को स्वीकार नहीं किया गया है, केवल एकहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया। अतः भारत का कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का हो, किसी भी इकाई का हो, वह सबसे पहले भारतीय है, तो उसे भारतीय नागरिकता ही प्राप्त है, अन्य नागरिकताएं प्राप्त नहीं है। अगले बिंदु के विषय में बात करते हैं हम केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन, राज्यसभा। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका अतः संसद में राज्यों का सदन राज्यसभा के रूप में बनाया गया है, जिसमें राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं और उसी को राज्यसभा कहा जाता है। लेकिन जहां अन्य संघात्मक शासन व्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, वहां समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अतः सभी इकाइयों से, सभी कैंटनों से, वहां पर 50 कैंटन है, अतः प्रत्येक कैंटन से 2-2 व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व है। केंद्र की जो द्वितीय सदन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है, उसमें कैंटनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन भारत में समानता के आधार पर ना दिया जाकर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जिस राज्य की अधिक जनसंख्या है वहां से अधिक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है, और जिस राज्य की या जिस क्षेत्र की जनसंख्या कम है उस क्षेत्र से कम प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्यसभा में राजस्थान से 10 सदस्य शामिल किए जाते हैं। अगला बिंदु है हमारा राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ये राष्ट्रपति द्वारा अतः केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया जाता है, और क्योंकि राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिस प्रकार से संपूर्ण भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, उसी प्रकार से राज्यों में भी सभी राज्यों में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वहां पर संवैधानिक कार्यपाल का प्रमुख की भूमिका का निर्वहन भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल कभी कभी केंद्र और इकाइयों के मध्य विवाद का मुख्य बिंदु भी बना है, और कभी कभी उन दोनों में सुलह करवाने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में राज्यपाल ने कार्य किया है। इसकी तुलना हम परिवार में एक पुरुष और सास बहू के मध्य कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघात्मक व्यवस्था पूर्णतः संघात्मक ना होते हुए भी इसमें कुछ एकात्मक विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिससे भारत की जो विखंडनकारी प्रवृत्ति है, जो अलगाववादी शक्तियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके और उनको रोकने का प्रयास किया जा सके। जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपी गई हैं, आपातकालीन उपवन, तो एकहरी नागरिकता, एकल न्यायपालिका, इस प्रकार से बहुत सारे इस प्रकार के व्यवस्थाएं संविधान में शामिल की गई हैं, जो केंद्र सरकार को मजबूती प्रदान करती हैं, और उनको रखने का मुख्य कारण था भारतीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना। तो इस प्रकार से हमने भारत की संघात्मक विशेषताओं के विषय में बात की।
अगले वीडियो में हम भारत की एकात्मक विशेषताओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद भाइयों।